वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैंने क्वेश्चन लिखवाया था आपको एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एडमिशन, उसको आज कंटिन्यू करेंगे। आज मैं ये भी बताऊंगा आपको कि क्या क्या एक्सेप्शन है जिसकी हम बात कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब कभी भी कोई पार्टी एडमिशन करती है, जब कभी भी कोई पार्टी स्वीकृति प्रदान करती है, तो जो स्वीकृति होती है, वो जो एडमिशन पार्टी करती है, अगर वो एडमिशन अगर किसी पार्टी ने अपने फेवर में दिया है तो वो इररिलेवेंट होता है, और अगर वो अपने अगेंस्ट में किया है तो वो रिलेवेंट होता है। लेकिन कभी कभी कोई पार्टी कोई स्वीकृति करती है किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अंदर, अगर स्वयं के पक्ष में करेगी तो वो विसंगत है। सामान्य नियम तो क्या है सर, अगर कोई भी पार्टी ने, कोई भी पक्षकार ने अपने पक्ष में कोई स्वीकृति दी है तो वो विसंगत है, वो का कोई रिलेवेंट नहीं है। क्योंकि हर पार्टी क्या बोलेगी, अपनी तारीफ करेगी। अगर हर पार्टी ऐसे अगर कोर्ट से एडमिशन मानने लग जाए तो फिर कैसे काम चलेगा। लेकिन इसके एक्सेप्शन हम डिस्कस कर रहे थे कि पार्टी क्या करती है सर, खुद के फेवर में एविडेंसेस देती है, लेकिन फिर भी वो क्या हो जाते हैं सर, रिलेवेंट हो जाते हैं। क्योंकि हम क्या डिस्कस करेंगे, एक्सेप्शन। जो सामान्य नियम है कि अगर कोई भी पार्टी ने अपने फेवर में स्वीकृति दी है, अगर कोई भी एनी पार्टी विच इज गिवन एडमिशन इज इन ओन फेवर, तो वो केस में क्या होता है सर, जो एडमिशन है वो इररिलेवेंट है। ऐसी एडमिशन क्या होता है सर, ऐसी स्वीकृति विसंगत है। लेकिन कभी कभी वो सुसंगत होता है, और उसके तीन कंडीशन है, तीन एक्सेप्शन है, हम उसको डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में, वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वहीं से कंटिन्यू करेंगे, उसके वहां से चीजें को समझने की कोशिश करेंगे। लिखने स्टार्ट कीजिए इसमें। लिखने स्टार्ट कीजिए। कल मैंने समझा दिया था क्लास में, लिखवाने का काम मेरे को आज करना था। लिखने स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 21 lays out the principle that section 19 lays down the principle. Section 19 lays down the principle as the proof of admission. Principles as the proof of admission. धारा 19 धारा 19 धारा 19 धारा 19 धारा 19 स्वीकृति को साबित किए जाने के बारे में, स्वीकृति को साबित किए जाने के बारे में सिद्धांत प्रतिपादित करती है। सिद्धांत प्रतिपादित करती है। सिद्धांत प्रतिपादित करती है। 10 इसलिए दिस सेक्शन is based upon the principle that this section is based upon the principle that ये धारा उस सिद्धांत पर आधारित है कि ये धारा उस सिद्धांत पर आधारित है कि this section is based upon the principle that an admission is evidence. An admission is evidence. ऐसी कोई भी की गई स्वीकृति यदि पक्षकार द्वारा स्वयं के विरुद्ध की गई है, तो वो ग्राह्य एवं सुसंगत होगी। That an admission is evidence. If the party has given against himself, if the party has given against himself, आगे लिखिए। Therefore it can be proved against him. इसलिए ऐसी की गई स्वीकृति को उसके विरुद्ध साबित किया जा सकता है। उसके विरुद्ध साबित किया जा सकता है।
उसके विरुद्ध साबित किया जा सकता है। साबित किया जा सकता है। रेखा आप चेंज करके लिखिए, रेखा आप चेंज करके लिखिए। This section also manifest about a general rule that this section only also manifest about a general rule that this section also manifest about a general rule that ये धारा उस नियम के बारे में बताती है, उस नियम के बारे में बताती है कि यदि कोई स्वीकृति, उस नियम के बारे में बताती है कि यदि कोई स्वीकृति पक्षकार द्वारा स्वयं के पक्ष में की जाए, स्वयं के पक्ष में की जाए तो ऐसी स्वीकृति विसंगत होगी, ऐसी स्वीकृति विसंगत होगी, ऐसी स्वीकृति विसंगत होगी, ऐसी स्वीकृति विसंगत होगी। Rule that if such admission is given by the party, if such admission is given by the party, if such admission is given by the party in the self-favoring manner, in the self-favoring manner, in the self-favoring manner, in the self-favoring manner, then such admissions are not relevant, are not relevant, are not relevant. However, there are few exceptions. However, there are few exceptions. However, there are few exceptions which has been enumerated, which have been enumerated, इसलिए which have been enumerated in the भारतीय साक्ष्य अधिनियम itself, enumerated in the भारतीय साक्ष्य अधिनियम itself. हालांकि इस नियम के कुछ अपवाद को, हालांकि इस नियम के कुछ अपवाद को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत बताया गया है, अपवाद को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत बताया गया है। हेडिंग डालिए सर, हेडिंग डालिए, हेडिंग क्या डालिए, एक बार लुक की हेडिंग मत डालिएगा। बताया गया है, देखिए जो मैंने आपको जनरल रूल बताया, जो मैंने आपको सामान्य नियम बताया, सामान्य नियम को बताते हुए एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन ए, दृष्टांत ए, धारा 19 का इलस्ट्रेशन ए देखिए प्लीज। इसका इलस्ट्रेशन ए देखेंगे, ब्रेक दीजिए पीछे एक, कल से साक्ष्य अधिनियम और सीपीसी। इलस्ट्रेशन ए देखिए, ये जनरल रूल की बात करता है, सामान्य नियम की बात करता है। द क्वेश्चन बिटवीन ए एंड बी इज वेदर ए सर्टेन डीड, इलस्ट्रेशन ए पढ़िए, द क्वेश्चन बिटवीन ए एंड बी दैट वेदर ए सर्टेन डीड is or is not forced. A affirms that it is genuine. B said that it is forced. A may prove a statement by B that a deed is genuine, and B may prove a statement by A that deed is forced. But A cannot prove a statement by himself that a deed is genuine, nor B can prove a statement by himself that a deed is forced. इसका मतलब क्या है? कोई समझ में आया किसी को क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? देखिए लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट कीजिए। पढ़ने का मतलब आप देखिए पढ़ने की हैबिट बढ़ाइए अपने। जब आप एक बार में पढ़ते हैं तो एक ही बार में आपको समझ में आना चाहिए दिमाग में कि क्या चल रहा है। रूल बता दिया मैंने आपको। अब इस केस में क्या हुआ, इस केस में सवाल ये था कि भैया एक पार्टीज के बीच में, ए और बी के बीच में एक सर्टेन डीड है, एक विलेख है
सवाल ये है कि वो जो डीड है, क्या वो विलेख है, क्या वो फोर्स्ड है या नहीं है सर? वो जो इनके बीच में जो डीड है वो कूट रचित है या नहीं, सवाल ये है। अब दोनों पार्टी सर अपनी अपनी बातें कर रही है। ए बोल रहा है कि भैया वो जेन्यून है, मतलब केस ऐसा है कि एक पार्टी बोल रही है नहीं वो जेन्यून है, वहीं दूसरी पार्टी क्या बोल रही है, दूसरी पार्टी बोल रही है नहीं नहीं सर, ये जो डीड है ये फोर्स्ड है। बीच चीज को साबित कर रहा है कि ये जो है ये सारे फ्रॉड है, ये जो डीड है ये विलेख है, ये कूटरचित है। दोनों पार्टीज अपनी अपनी बात कर रही है। तो ये यहाँ पे लिख रहा है सामान्य नियम यह है। सामान्य नियम देखिए, ए कैन नॉट प्रूव ए स्टेटमेंट बाय हिमसेल्फ, खुद से नहीं बोल सकता कि डीड जेन्यून है, और बी इसको साबित नहीं कर सकता कि खुद से साबित नहीं कर सकता। उसको क्या करना पड़ेगा सर, गवाह लेके आने पड़ेंगे, या फिर जहां से फोर्जरी हुई है, जहां से वो कूटरचित बना है, जिसने कूटरचित बनाया गया है, आप वो लेके आइए, खुद से मत साबित कीजिए दैट इट इज फोर्स्ड। ये सामान्य नियम है। मतलब कोई भी अगर आप स्वीकृति स्वयं के फेवर में करते हो, मैंने कोई एडमिशन किया, मैंने खुद के फेवर में किया, तो कभी रिलेवेंट नहीं है, नहीं उसको आप प्रॉपर एडमिशन में कंसिडर करेंगे। एडमिशन तब मानेंगे जब वो अगेंस्ट में जा रहा है आपके, समझ में आई बात? कोई भी चीज जो आपके अगेंस्ट जा रही है दैट इज रिलेवेंट, और वही एडमिशन का पार्ट है। लेकिन एक पार्टी करेगी नहीं इट इज जेन्यून, दूसरी पार्टी करेगी नो नो इट इज फोर्स्ड, तो ऐसा थोड़ी होगा भैया। दोनों पार्टी तो अपने अपने फेवर की बात करेगी ना। अरे कोर्ट अगर दोनों पार्टीज अगर सेम बात करती है तो फिर विवाद कहाँ रहा उनके बीच में? एक पार्टी बोल रही है कि सर ये जेन्यून है, दूसरी पार्टी भी क्या बोल रही है, हाँ हाँ सर ये जेन्यून है, तो फिर विवाद ही नहीं बचा इनके बीच में, तो फिर डिस्प्यूट क्या बचा? फिर पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट तो रहा ही नहीं इनके बीच में। सपोज इफ देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज, तो फिर केस क्या है? जब इनके बीच में कोई विवादक ही नहीं है, कोई इशू ही नहीं है, तो फिर किस बात का केस है? एक पार्टी एक्सेप्ट करेगी, दूसरी पार्टी रिजेक्ट करेगी, लेकिन जो पार्टी एक्सेप्ट कर रही है या दो पार्टी रिजेक्ट कर रही है वो खुद की फेवर की बात कर रही है ना। अगर पार्टी खुद की फेवर की बात ही करती रहे तो फिर कैसे काम चलेगा? चलेगा क्या? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो दिस इज हाउ दोज होल पार्ट ऑफ द एविडेंसेस शुड वर्क। बात समझ में आई? आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। एक अनाउंसमेंट कर देता हूं कि अभिथान लॉ अकेडमी अपन सारे बच्चे कुंभलगढ़ जा रहे हैं, इसमें ट्रैकिंग होगी, एक नाइट का स्टे है वहाँ पे, टेंट्स हो गए, सब होंगे। आई हैव मेड ऑल द अरेंजमेंट्स। अब आप लोग मुझे फाइनल लिस्ट दे दीजिए कि कौन कौन इच्छुक है जाने के लिए। कंसेंट फॉर्म मैं आपको दे दूंगा, घर वालों से साइन करा के मेरे को देना पड़ेगा ट्रिप पे जाने के पहले, ठीक है? और जितना भी ट्रेवलिंग का चार्जेस होगा आई वुड बेयर, ठीक है, जितने भी गाड़ी बुक होगी। सो मैं चाहता हूँ प्रॉपर ड्राइवर हो अपने साथ, उनको लेके जाए। 24 और 25 तारीख का तारीख मुकम्मल करते हैं, ठीक है? लेकिन प्लीज आप मुझको 1 या 2 दिन में बताइए, उसे डिले करोगे तो फिर दिस प्लान वुडंट वर्क, ठीक है? जो करना है जल्दी बताना, और जो इच्छुक हो नाम दे दीजिएगा अपना, ठीक है? क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, हम लोग बहुत ज़्यादा क्लासेस एंगेज हैं, और दिन के हम 3-3, 4-4 लेक्चर्स लगातार लेते हैं। मुझे लगता है कि सैटरडे संडे एक अच्छा गेटवे होगा, तो आई वुड मैनेज ऑल द थिंग्स। बाकी सारे अफेयर्स होंगे, अपना स्टाफ जो पूरा है साथ वाला वो मैनेज कर लेगा। जो भी इच्छुक को चलने के लिए चल सकता है, किसी को कोई कंपल्शन नहीं है कि नहीं चलना ही पड़ेगा, स्कूल थोड़ी ना है, इच्छा है तो चलो, नहीं जब मत चलो। समझ में आई बात? चलिए आगे पढ़िए, आगे लिखिए। आगे लिखिए, एक लाइन और नोट कीजिए। इट मे बी नोटेड दैट भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इट मे बी नोटेड दैट भारतीय साक्ष्य अधिनियम does not support any statement which is a self-favoring statement. Any statement does not support any, क्या लिखा है, does not support any statement which is in the form of admission, इसलिए any statement which is in the form of admission
which is in the form of admission. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम स्वयं के पक्ष में किए गए कथन को, स्वयं के पक्ष में किए गए कथन को, स्वयं के पक्ष में किए गए कथन को, स्वयं के पक्ष में किए गए कथन को स्वीकृति नहीं मानता, स्वीकृति नहीं मानता, स्वीकृति नहीं मानता। ठीक है, अब कुछ एक्सेप्शंस हैं, मतलब अब कुछ एक्सेप्शंस है इस नियम के कि आप अपने फेवर में स्टेटमेंट दे रहे हो, फिर भी वो क्या बन जाएंगे सर, रिलेवेंट हो जाएंगे। लिखिए अपवाद नंबर 1, एक्सेप्शन नंबर 1, हेडिंग डाल के एक्सेप्शन नंबर 1। लिखिए इसमें, when the nature of such statement, when the nature of such statement, when the nature of such statement is that if the person would have died, if the person would have died, if the person would have died, such a statement would be relevant, such a statement would be relevant, such statement would be relevant under section 26, under section 26, under section 26। हिंदी में लिखिए, यदि यदि ऐसे, यदि कथन की प्रकृति ऐसी है, यदि कथन की प्रकृति ऐसी है, यदि कथन की प्रकृति ऐसी है कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर, कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर वह, कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर वह कथन, कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर वह कथन, वह कथन तृतीय व्यक्ति के लिए, तृतीय व्यक्ति के लिए, तृतीय व्यक्ति के लिए सुसंगत हो जाए, तृतीय व्यक्ति के लिए सुसंगत हो जाए, तृतीय व्यक्ति के लिए सुसंगत हो जाए, धारा 26 के अंतर्गत, धारा 26 के अंतर्गत, धारा 26 के अंतर्गत, धारा 26 के अंतर्गत, तो ऐसे कथन, तो ऐसे कथन साक्ष्य में ग्राह्य होंगे, तो ऐसे कथन साक्ष्य में ग्राह्य होंगे, तो ऐसे कथन साक्ष्य में ग्राह्य होंगे। पैराग्राफ संख्या के लिखिए, thus the statement should have been relevant, thus the statement should have been relevant as dying declaration, thus the statement should have been relevant as a dying declaration। इसलिए उस कथन को, इसलिए उस कथन को, इसलिए उस कथन को मृत्युकालीन कथन होना आवश्यक है, इसलिए उस कथन को मृत्युकालीन कथन होना आवश्यक है, मृत्युकालीन कथन होना आवश्यक है। और धारा 26A के अंतर्गत दी गई, और धारा 26A के अंतर्गत दी गई परिस्थितियों को पूर्ण किया जाना आवश्यक है, और धारा 26A के अंतर्गत दी गई परिस्थितियों को पूर्ण किया जाना आवश्यक है। एंड द स्टेटमेंट शुड हैव बीन रिलेवेंट, एंड द स्टेट, क्या कहां तक लिखा है, पूरा बोलिए लाइन, dying declaration, and should have, and it should have fulfilled, and it should have fulfilled, and it should have fulfilled the condition enumerated under section 26A, and it should have fulfilled the condition enumerated under section 26A, under section 26A of this अधिनियम, of this अधिनियम, of this अधिनियम। अब भैया सिर्फ मरने से ही काम नहीं चलेगा, कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। कैसे, कैसे समझिए, सिर्फ मरने से काम नहीं चलेगा, मरने से काम चलता तो ऐसा तो भैया कितने लोग मरते हैं। अरे सिविल केस चल रहा है, सिविल केस 20 साल तक सिविल केस कंटिन्यू रहेगा, तो कितने लोग तो मर गए, तो थोड़ी ना कि सबके स्टेटमेंट रिलेवेंट हो जाते हैं, याद रखिएगा। हिंदी में रिपीट कर दीजिए ना, हिंदी को दीजिए एक बार, जल्दी से रिपीट करके लिखिए, सब समझ में आ जाएगी। इसलिए उस कथन को मृत्युकालीन कथन होना आवश्यक है, इसलिए उस कथन को मृत्युकालीन कथन होना आवश्यक है, और धारा 26A के, और धारा 26A के अंतर्गत दी गई परिस्थितियों को पूर्ण किया जाना आवश्यक है, और धारा 26A के अंतर्गत दी गई परिस्थितियों को पूर्ण किया जाना आवश्यक है। अब समझिए कहानी, और कहानी सुनिएगा एक बार में, समझ में आ जाएगा। अरे सर एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा था ए के बीच में और बी के बीच में, ठीक है। बी ने केस किया हुआ था ए के ऊपर, बी ने किसके ऊपर केस किया हुआ था, ए के ऊपर, और बी ने ये भी बोल रखा था कोर्ट में, बी ने कोर्ट में ये भी बोल रखा था कि सर इस प्रॉपर्टी को लेकर
हमारे बीच में बहुत ज्यादा विवाद है और कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बी ने अपना स्टेटमेंट दे दिया था और बी ने अपने वाद पत्र में भी लिखा था कि मेरी जान का भी खतरा है संपत्ति में, जब से मैंने केस फाइल किया ना मुझे हर दिन धमकियां मिलती है सर, तो प्लीज इंजंक्शन दिया जाए। उसने क्यों लिखा था कि सर मुझे व्यादेश दिया जाए, इंजंक्शन दिया जाए, ताकि प्रॉपर्टी कहीं बेचे ना, ऐसे वैसे करके मेरे को जान का भी खतरा है। एक दिन क्या होता है सर, बी यहां से निकल रहा होता है जमीन के बाहर से, एक एक कुछ साथी घात लगा के बैठे थे, उन्होंने किस पर हमला किया, बी पर हमला किया और उसकी डेथ कोज हुई। मरने के पहले तो उसने कोई कथन दिया नहीं, उसकी तो ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई, लेकिन उसने यहाँ पे जो कथन दिया था, प्लेंट के अंदर लिखा था ना कि इस जमीन के विवाद की वजह से मेरी मृत्यु भी हो सकती है। तो अब 26A दो बात बोलता है, 26 से मतलब टाइम डिक्लेरेशन, हर स्टेटमेंट डिक्लेरेशन नहीं होता, वो कंडीशन फुलफिल करे, वो बताए कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, कि मृत्यु का कारण क्या है, वो तो बेचारा बता नहीं पाया, लेकिन किन परिस्थितियों में उसकी मृत्यु होगी या हुई है, अगर वो आदमी ये बता के जा रहा है तो वो स्टेटमेंट क्या है, डायन डिक्लेरेशन, वो रिलेवेंट है फिर। तो जो स्टेटमेंट इसने दिए अपने अपने लिए, ये जो वाद पत्र में जो भी बातें लिखी है, ये पहले क्या थी सर, ये एडमिशन नहीं था, ये आप इसको सुसंगत नहीं बोलते, लेकिन जैसे इसकी डेथ हो गई इसी केस में, उसी विवाद के चक्कर में, तो जितने भी स्टेटमेंट इसने दिए हैं वो सब एडमिशन बन जाते हैं, वो सभी क्या है सर, वो सभी चीजें स्वीकृत हो जाएगी। आप याद रखिए कि इसी जमीन के चक्कर में इसकी डेथ हुई है, तो वो चीज क्या है सर, रिलेवेंट है। कहानी समझ में आ रही है, आर यू गेटिंग द स्टोरी? वो रिलेटेड होना चाहिए, मतलब कहने का मतलब ये कि सेक्शन 26 एक ही कंडीशन से फुलफिल हो। ऐसा नहीं है कि भैया इधर तो विवाद हो रखा था इनके बीच में और इसका एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट में मर गया, तो कहेंगे रोड एक्सीडेंट में मरा है ना, कहीं घूमने गया था हार्ट अटैक आ गया, तो ये थोड़ी ना कि मरने के से ही काम चल जाएगा। वो जो सेक्शन 26 है उसकी परिस्थिति भी फुलफिल हो, 26 का ए निकालिए, सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा सर, उसका अकॉर्डिंग परिस्थिति फुलफिल हो ना, 26 का ए पॉइंट निकालिए। सर स्टेटमेंट दो चीजों से लिंक होना चाहिए, मैं तुमको अंडरलाइन करा देता हूँ, पूरा पूरा पढ़िए मत, पहले तो अंडरलाइन कीजिए, कॉज ऑफ हिज डेथ और सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन विच रिलेटेड टू डेथ, कॉज ऑफ हिज डेथ और सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन रिजल्टिंग, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जल्दी कीजिए, कॉज ऑफ हिज डेथ और सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू डेथ, हिंदी मीडियम वाले बच्चे कीजिए, अपनी मृत्यु के कारण के बारे में, पहली बात तो अपनी मृत्यु के कारण के बारे में। अब सर उसको पीटी दिया तो भी उसको समय नहीं मिला, दूसरा स्टेटमेंट लिखिए, उस संव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, तो जो उसने अपने वाद पत्र में लिखा है ना, अपने प्लेंट के अंदर, मान लीजिए उसने अपने प्लेंट में लिख के गया है वो सब कुछ, समझ में आई बात, उसने अपने प्लेंट में कुछ स्टेटमेंट लिखा था कि सर मेरी जान को भी खतरा है इस विवाद के चक्कर में, और ये लोग मुझे भी मार सकते हैं, और उसी के सर्कमस्टांसेस में तो उसकी डेथ हुई, उसी के ट्रांजैक्शन में तो उसकी डेथ हुई, उसी तो संव्यवहार में इसकी डेथ हुई। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब मैं आपको रेस जेस्टे पढ़ा रहा था, मैंने आपको बताया था कि देखिए ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, संव्यवहार का मतलब क्या होता है। जब भी कोई चीज, संव्यवहार का मतलब क्या होता है समझिए, जब भी कोई चीज अनइंटरप्रेटेड है, जब भी कोई चीज अटूटित है, लगातार है, सतत है, उसको क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन, संव्यवहार। अब सर इसकी जो डेथ हुई, कि अगर ये केस फाइल करता तो डेथ होती इसकी, नहीं होती। एक इलस्ट्रेशन है और मुझे याद नहीं आ रहा, देयर इज वन मोर इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन निकाली सेक्शन 6 में इलस्ट्रेशन है एक, तुम लोगों को तो याद आएगा नहीं, लेकिन 6 में इलस्ट्रेशन है, वो भी सर ऐसा ही है। देयर इज इलस्ट्रेशन जिसमें हमने अभी पढ़ा था कि एक केस चल रहा होता है जमीन के ऊपर, जैसे वो केस हार जाता है तो उसका बेटा उसको मार देता है इन दैट सर्कमस्टांसेस, सेक्शन 6 में था शायद, 4 के इलस्ट्रेशन देखिए एक बार। कहीं के इलस्ट्रेशंस में है वो चीज, ऐसे जो मैंने आपको एग्जांपल दिया इसी केस पे कुछ कहीं पे है, एंड वी हैव डिस्कस्ड इट। नहीं,
12 में देखिए, कहीं आएगा तो दिखाऊंगा, छोड़िए अभी, आप लोग ढूंढ के लाइएगा, ठीक है ना, आप लोग ढूंढ के लाइएगा। वो लिस्टेशन में क्या होता है, वो लिस्टेशन में क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी के ऊपर केस चल रहा होता है और वो केस जैसे हार जाता है, वो उसको जाके उसकी डेथ कोज कर देता है। 26 भी हो सकता है, 26 में भी देखिए, शायद 26 में हो। छब्बीस में देखिए, एल के, नहीं नहीं नहीं, ए देखिए, ए, नहीं यार मिल नहीं रहा वो इलस्ट्रेशन ना, कोई बात नहीं, छोड़िए, मैं आपको जब भी आएगा आई विल आई वुड गेट यू, क्योंकि मैं बेसिकली दिन में 4 लेक्चर्स अभी पढ़ा रहा हूँ। दिन में क्या हो रहा है अभी, हाँ 4 लेक्चर्स चल रहे हैं मेरे अभी अलग अलग सब्जेक्ट्स में। तुम मुझे समझ लो कि बस मैं एक क्लास से निकलता हूँ, दूसरी क्लास में घुस जाता हूँ, दूसरी क्लास खत्म करी, तीसरी क्लास में घुस गया। दिन के अभी 4 सब्जेक्ट चल रहे हैं अलग अलग, हर बैच में अलग अलग सब्जेक्ट चल रहे हैं, कहीं पढ़ाया होगा मैंने। देखिए इनका सवाल ये है कि एक सिविल प्रोसीडिंग में दिया गया स्टेटमेंट दूसरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग के स्टेटमेंट में यूज हो सकता है क्या, इनका सवाल ये है कि एक स्टेटमेंट किसमें, सिविल प्रोसीडिंग का, और दूसरा स्टेटमेंट किसका है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग का, क्या आप स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं क्या, हाँ यूज कर सकते हैं अगर पार्टी सेम। तो हम पढ़ेंगे सेक्शन 27 पढ़ाऊंगा इसमें, सेक्शन 27 पढ़ेंगे हम। मैं इससे परेशान हो जाता हूँ अगर कोई चीज मिलती नहीं ना मुझे, मेरी पढ़ी हुई है और मेरे को पता है कि ये लेजिस्लेशन है, तो यूजुअली क्या होता है, चलिए छोड़िए अब उसको, हम वापस अपवाद एक पर आते हैं। और अपवाद एक की अगर बात समझ में आ गई हो आपको, अगर कोज ऑफ डेथ से रिलेटेड है या फिर सरकमस्टांसेस से रिलेटेड है, तब जाके वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा सर। तो मतलब सेक्शन 26 लिखना ही सफिशिएंट नहीं है, 26 ए की जो कंडीशंस है, द पार्टीज हैज टू फुलफिल ऑल द कंडीशन ऑफ सेक्शन 26 से, मतलब या तो कोज ऑफ डेथ से लिंक हो या फिर सरकमस्टांसेस जिसमें डेथ हुई है, डेथ अकर हुई है, उससे भी लिंक हो। जब दोनों चीजें फुलफिल होगी तभी काम चलेगा। ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। इसमें इस पॉइंट के ऊपर ऑन द सेम पॉइंट इलस्ट्रेशन बी देखिए, इलस्ट्रेशन बी देखेंगे, बी सेक्शन 19 का इलस्ट्रेशन बी देखिए, सेक्शन 19 का दृष्टांत बी देखेंगे अपन प्लीज इस पे। देखिए इनको इतनी बार पढ़ डालिए कि आपको पता हो कि कहाँ पे क्या कौन से पॉइंट आता है। मेरे को तो क्या हो रहा है कि अभी याद नहीं आ रहा है, क्योंकि देर इज इलस्ट्रेशन, और ये पढ़ाया है मैंने अभी रिसेंटली, या तो मैंने एपीओ के बेस में पढ़ाया है, यहाँ पे नहीं पढ़ाया हुआ शायद, मतलब किसी को याद ना आए ऐसा नहीं हो सकता ना। बी देखिए, एक द कैप्टन ऑफ ए शिप इज ट्राइड फॉर कास्टिंग हर अवे, इलेक्शन बी देखिए प्लीज। A, the captain of a ship is tried for casting her away. Evidence is given to show that the ship was taken out of her proper course. A produces a book kept by him in the ordinary course of business. In the ordinary course of business, showing observations alleged to have been taken by him from day to day, indicating that the ship was not taken out of her proper course. A may prove these statements because they would have been admissible
between the third parties if he were dead under the clause B. clause B मैंने पहले पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को, क्या है 26 का बी? 26 का बी क्या है सर? मैंने पहले पढ़ा है इस क्लास को। हाँ, क्या है 26 का बी? क्या है निशान? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कारोबार का सम्यक अनुक्रम। अगर एक आदमी ऐसा है सर, उस आदमी ने क्या किया था, अपने डॉक्यूमेंट्स में हर चीज नोट करके रखी थी, अकाउंट्स में सब में उसने सब चीज उसमें नोट करके रखी है, केस चल रहा है इसके ऊपर। आज सर 20 साल पुराना अकाउंट, भाई आपके मान लीजिए आपका एक ऑफिस है, आपके ऑफिस में एक केस, किसी ने केस किया था कि भैया मेरे इतना पैसा था, इन्होंने मेरे को वापस रिटर्न नहीं किया। जो अकाउंटेंट है आपका, अकाउंटेंट की डेथ हो चुकी है 20 साल पहले या 10 साल पहले उसकी डेथ हो गई, अभी भी केस चल रहा है, लेकिन उसके द्वारा जो लिखा गया अकाउंट है वो तो अभी भी है। तो जो उसके द्वारा जो लिखा गया अकाउंट है वो सब क्या है? वो सब पार्ट है अपना सेक्शन 26 का, ठीक है, सेक्शन 26 का वो पार्ट है। तो उसकी भी कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। तो 26 की अगर परिस्थिति पूरी कर दी आपने, तो फिर वो चीज भी क्या बन जाएगी सर? एडमिसिबल हो जाएगी। वो चीज भी क्या हो जाएगी? एडमिसिबल हो जाएगी। वो चीज को भी हम एडमिशन कहेंगे, उसी चीज को भी स्वीकृति कहेंगे, क्योंकि जो आपका अकाउंटेंट है सर वो तो आज है नहीं। 26 की 4 कंडीशंस कौन कौन बताएगा मुझे? हाँ बताइए। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन है। मृत्यु, मिलता नहीं है, अगर असमर्थ है न्यायालय के बुलाने में, और अगर बुलाएंगे तो सर डिले और एक्सपेंसेस होंगे, देरी और अपना व्यय खर्च होगा न्यायालय का। तो ये 4 कंडीशंस अपनी है। अगर 4 कंडीशंस में अगर आदमी है, फॉल कर रहा है, तो भी आप 26 की पूरी कंडीशंस की बात करते हो। इलस्ट्रेशन देखिए अगला, 26 का बी हो गया, 21 का बी हो गया, और इसका सी देखिए, इलस्ट्रेशन सी देखेंगे। एक्सेप्शन 1, अपवाद में 2 एक्सेप्शंस हैं। अरे सर ये जो अपवाद पढ़ा हमने एक्सेप्शन 1, इसके 2 इलस्ट्रेशंस हैं, इलस्ट्रेशन बी और इलस्ट्रेशन सी। बी हमने पढ़ लिया, अब सी में आइए। A is the accused of crime committed by him at Kolkata. He produces a letter written by himself dated at Chennai on that day and bearing the Chennai postmark of that day. The statement in the date is letter is admissible if he were dead, admissible. ठीक है ना सर? अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, अगर उसकी क्या हो जाती है सर? उस आदमी की डेथ हो जाती है, उस आदमी की डेथ अगर हो गई तो ये माना जाएगा कि जब उस भाई उस टाइम वही था, जब ये लेटर लिखा गया था उसने वहीं से पोस्ट किया था वो लेटर। तो ये भी क्या है? ये भी अपना कोर्स ऑफ बिजनेस की बात कर रहा है, कारोबार का सामान्य अनुक्रम, उसी की बात कर रहा है ये। आज उसकी डेथ हो गई, हमें सिर्फ जो 4 कंडीशंस है, 26 की 4 कंडीशंस है, 4 कंडीशन से हमें सिर्फ किस परिस्थिति से मतलब है? हमें सिर्फ उसकी डेथ से मतलब है। किससे मतलब है? डेथ से। अब 26 में 4 कंडीशंस हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक्सेप्शन 1 में वो चीज एडमिसिबल हो, ग्राह्य हो, उसकी स्वीकृति हो, तो सिर्फ क्या होना चाहिए? उसकी डेथ होनी चाहिए। समझिए एक बार जिस बात समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। देखिए सर, हम बात कर रहे हैं सेक्शन 19 के एक्सेप्शन 1 की। सेक्शन 19 के एक्सेप्शन 1 जिक्र करता है सेक्शन 26 का, लेकिन 26 की अगर आप बात देखेंगे मोटी माटी तो 4 बात करता है, डेथ, नॉट फाउंड, अनेबल और डिले और एक्सपेंसेस। ये 4 तरह के अगर लोग हैं तो सेक्शन 26 में आते हैं। लेकिन एक्सेप्शन 1 अपवाद 1 जो बात करता है वो स्पष्ट करता है कि 26 में सिर्फ उन केसेस में जहां पे पार्टीज की क्या हो गई है? डेथ हो गई है, हम सिर्फ वो केसेस में ही डील करेंगे। अब कल को मान लीजिए एक आदमी है जिसका सिविल केस लगा हुआ है, मान लीजिए 2 पार्टीज है, सिविल केस लगा हुआ है ए और बी का, ठीक है। अब सर इस आदमी को हो गया लकवा, क्या खा गए? अब लकवा खाते ही तो ये कंडीशन पूरी हो गई ना, अनेबल टू गिव एविडेंस, साक्ष्य देने में असमर्थ है। तो मतलब क्या, मतलब लकवा होने की वजह से ही उसके सारे के सारे स्टेटमेंट को आप क्या एडमिशन मान लोगे क्या? ये बात बताओ। मरना जरूरी है, तभी क्या है, तभी स्टेटमेंट क्या बनेगा? एडमिशन बनेगा। समझ में आई बात? उन्होंने क्यों 3 चीजों को एक्सक्लूड कर दिया भाई? उन्होंने इन 3 चीजों को हटा दिया सेक्शन 19 के एक्सेप्शन ने? इसलिए हटा दिया क्योंकि कल को अगर पार्टी मिलती नहीं है, कल क्या पता वो छोड़ के चला गया 4 धाम की यात्रा पे, तो उसके द्वारा क्या दिए गए कथन सारे क्या एडमिशन हो जाएंगे क्या? नहीं होने चाहिए ना। और ये बहुत
नेचुरल जस्टिस की बात आप देखिए, अब आदमी जिसको लकवा हो गया है वो जो एविडेंस आके नहीं दे सकता, इसका मतलब थोड़ी ना कि उसके सारे स्टेटमेंट्स को आप सीधे सीधे एडमिशन मान लोगे, उसको तो उसके द्वारा सारे किए कथन को स्वीकृति मान लेंगे क्या आप? लकवा हुआ है तो हुआ है भाई, पार्टी तो था ना। बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिर्फ 19 का अपवाद उन केसेस में लगता है जहां पे डेथ हुई है। जैसे हमने पहला केस पढ़ा कि भाई एक जहाज के वो थे कैप्टन सेलर, उनकी डेथ हो गई लेकिन डायरी में एंट्री करी थी, वो रिलेवेंट है। एक आदमी है उसके ऊपर ऐसा एलिगेशन है कि वो सो एंड सो डेट को कहीं और था, लेकिन उसने लेटर वहां चेन्नई से पोस्ट किया था। अब वो चेन्नई से जो पोस्ट किया है उस आदमी की डेथ हो चुकी है, मतलब उस आदमी को बुलाया नहीं जा सकता। जो भी इशू रहा हो पार्टी का, जो भी केस हुआ हो, वो स्टेटमेंट रिलेवेंट है, उस आदमी की डेथ हो गई है। और सिविल मामलों की ये बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सिविल मैटर्स की बात कर रहा है। बात समझ में आई? दोनों दोनों रजिस्ट्रेशन समझ में आए, बी और सी। और दोनों रजिस्ट्रेशन सिर्फ किस चीज को देखेंगे? उसकी डेथ के रिगार्डिंग देखेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसकी डेथ के रिगार्डिंग हम सर्कमस्टेंसेस को देखेंगे। रजिस्ट्रेशन को नोट कर लीजिएगा प्लीज। और ये जो इलस्ट्रेशन है सी, ये 26 के बी में तो एडमिसिबल होगा ही, ये और भी जगह एडमिसिबल होगा। ये कहां और एडमिसिबल होगा? ये एडमिसिबल होगा सर अपने जी में, 26 के जी में भी एडमिसिबल होगा ये। अब 11 देखने भागोगे तुम कि 11 क्या है? क्या है 11? कस्टम, रूढ़ी, ये वहां पे भी एडमिसिबल होगा। चलो छोड़ो, इलस्ट्रेशन को नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है ना? वो से देखो सर, अब आप कहोगे सर सेक्शन 4 में नहीं हो सकता, भाई 4 में भी हो सकता है सर, सेक्शन 9 में हो सकता है। टेक्निकली तो देखिए, एविडेंस एक्ट में जब हम रिलेवेंसी की बात करते हैं, सुसंगतता की बात करते हैं, तो वो तो और भी जगह हो सकता है ना भाई। सेम ट्रांजेक्शन की बात कर रहा है ना, ये एक ही समव्यवहार की बात कर रहा है, तो समव्यवहार तो 4 में भी दिया हुआ है, सेम ट्रांजेक्शन तो 4 में भी दिया हुआ है ना सर, वो तो वहां पे भी रिलेवेंट हो सकता है। बेसिकली एक पॉइंट नहीं है एविडेंस में, रिलेवेंस होना होगा तो बहुत सारी जगह रिलेवेंट होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि रिलेवेंसी है तो एडमिसिबिलिटी हो। यहां पर बात एडमिसिबिलिटी की है, रिलेवेंट तो है ही, लेकिन एडमिसिबल है या नहीं उसकी मेन बात है। भाई आपने कोई एडमिशन किया है, आपके द्वारा किया गया कोई एडमिशन रिलेवेंट होगा या नहीं होगा, या फिर कोई कोई फैक्ट रिलेवेंट तो है, क्या वो कोर्ट उसको एडमिसिबल करेगा, कोर्ट उसको ग्राह्य करेगा नहीं करेगा? ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, और इसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में क्लास ली हुई है, पहले आप देख लीजिएगा पुरानी क्लास में। ठीक है सर, लिखिए अपवाद संख्या 2, एक्सेप्शन नंबर 2। लिखिए अपवाद संख्या 2, एक्सेप्शन नंबर 2। इसमें लिखिए इसमें लिखिए wherever any admission consist of a statement, wherever any admission consist of a statement, consist of the statement which is related to existence of any state of mind, which is related to existence of any state of mind और body, जहां कहीं भी कोई कथन स्वीकृति करने वाले व्यक्ति द्वारा स्वीकृति करने वाले व्यक्ति द्वारा स्वीकृति करने वाले व्यक्ति द्वारा 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 मन की या शरीर की सुसंगता मन की या शरीर की सुसंगता मन की या शरीर की सुसंगता
का अस्तित्व कराती हो, का अस्तित्व कराती हो, का अस्तित्व कराती हो, existence of any state of mind or body made or about the time, made or about the time, made or about the time, made or about the time when such state of mind or body existed, when such state of mind or body existed, or body existed, state of mind or body existed, and is accompanied by, and is accompanied by, on and is accompanied by conduct rendering its falsehood. When such a state of mind or body existed and is accompanied by conduct rendering its falsehood, conduct rendering its falsehood improbable, conduct rendering its falsehood improbable. हिंदी में क्या था, लिखवा था एक बार बताइए। कराती है, अस्तित्व तो बहुत कराती है। तथा ऐसा कथन उस समय था जब मन की या शरीर की ऐसी दशा विद्यमान थी। उस समय था जब मन की या शरीर की ऐसी दशा विद्यमान थी, जब मन की या शरीर की ऐसी दशा विद्यमान थी जो ऐसे आचरण के साथ है, जो ऐसे आचरण के साथ है, जो ऐसे आचरण के साथ है, जो उसकी असत्यता को, जो उसकी असत्यता को, जो उसकी असत्यता को अनअधिसंभाव्य कर देता है, जो उसकी असत्यता को अनअधिसंभाव्य कर देता है, अनअधिसंभाव्य कर देता है। थोड़ी लैंग्वेज की टफ है, थोड़ा सा देखना। अनअधिसंभाव्य कर देता है, जैसे ये अनअधिसंभाव्य कर देता है। रेंडरिंग इट्स फॉल्सहुड का क्या मतलब होता है, मैं थोड़ा सा समझिएगा बात, और ये बात समझ में नहीं आएगी जब तक समझने की कोशिश नहीं होगी। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये एक्सेप्शन 2 जो है, इट्स ए ट्रिकी वन। लास्ट क्लास में आई हैव डिस्कस्ड इट, और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि सर ऐसा हुआ। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा मेरे पास फीस देके गया और मेरे को नकली नोट का बंडल थमा गया, ठीक है ना। मुझे पता लग गया कि नकली नोट है, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, गुड फेथ में मैं किसी नोट एक्सपर्ट के पास में गया, जो करेंसी नोट के एक्सपर्टीज है, जिसको मैंने उसको जाके नोट दिखाया कि अरे असली नकली कोई बच्चा फीस दे गया, और जिसको दे के गया मेरे सामने देखे गया नहीं, ऑफिस में अमित बैठा था उसको दे गया। अमित ने बच्चे का नाम पूछा नहीं, उसने नाम ही नहीं पूछा, बस फीस रख ली। किस सर से बात कराता हूँ मैं आपकी। अब नोटों का बंडल हमारे पास आ गया, समझने की कोशिश कीजिएगा। पुलिस को छापा पड़ा, और मैं उस टाइम बता रहा हूँ कि सर मैंने पूरे गुड फेथ में काम करते हुए उस नोटों को कहीं चलाने की कोशिश नहीं की है। अगर मुझे शक था तो मैं वहां पे भी गया हूँ कि भाई असली है नकली है, नकली है तो फिर मैं थाने में कंप्लेन करूँ, ये भी प्लान था। लेकिन उससे पहले आप आई गए। या फिर मान लीजिए एक सुनार के पास में एक चोर सोना बेच के चला गया, ठीक है। चोर को पकड़ लिया पुलिस ने, लेकिन चोर को पूछा कहाँ पे सोना बेच के आया, सुनार का नाम बता दे दुकान का। सर इस ज्वेलर्स पे दुकान मैंने अपना सोना बेचा है। सुनार को पकड़ लिया कि भैया तूने स्टोलन प्रॉपर्टी चुराई है, मतलब स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव करी है, चुराई गई संपत्ति आपने अभी प्राप्त करी है, ऐसा आरोप लगा दिया। 411 412 जो है अपना इंडियन पिनल कोड के वो चार्जेस लगा दिए सुनार के ऊपर। सुनार ने कहा कि सर मैंने इसको जो पैसा दिया ना वो 70,800 रुपए के तोले के हिसाब से मैंने इसको रेट दिया है। बात समझ में आई? मैंने इसको जो रेट दिया है वो मार्केट वैल्यू का रेट दिया है मैंने इसे। अगर मुझे पता होता कि इसने चोरी करी, ये चोरी का सामान है, तो कभी मैं इसको मार्केट रेट पे पैसे देता? समझ में आई? और वो ऐसा स्टेटमेंट अगर वो ऐसे कथन दे, जिससे क्या होगा सर, जिससे ये होगा कि जो कह रहा है उसके अलावा झूठ नहीं हो सकता। मतलब इतनी भी गुंजाइश ना बचे कि इसमें से भैया झूठ आ सकता है, ये झूठ हो सकता है। आप देखिए अगर सुनार वही सेम रेट में, एक तोले का जो रेट है 70,800, उसी में अगर सोना बेच रहा है उसको पता है ना कि भाई ये चोरी का नहीं है, जेन्युइन प्रोडक्ट है। समझ में आई? वरना अगर सोना को पता होता है कि चोरी का माल है तो 10, 15, 20,000 तोला में बेचता, और क्या। बात समझ में आई? तो अगर कोई भी आदमी अपने एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ बॉडी और माइंड, मतलब मन की दशा,
या शरीर की दशा की जब हम बात करते हैं, तो मन की दशा को बता रहा है ना, वो बता नहीं बता रहा कि सर मुझे पता होता कि ये चोरी का, तो मैं इतने रुपए थोड़ी देता उसे। आप बताओ, अगर मुझे मुझे अगर पता होता कि मेरी मन की दशा ये है कि मैं नकली नोट है, तो मैं क्या करता, पेट्रोल पंप पे जाता या और भी कोई दुकान है जहाँ बहुत भीड़ होती है, मैं वहां जाता और चला देता इसको, थोड़ा नहीं सीट पे चले जाता, 500 का नोट देता, 1 किलो मिठाई दे दे, 50 समोसे तोल दे बच्चों के लिए। समझ में आई बात? तो अगर ये सब अगर मेरे प्लानिंग होती, अगर अल्टीमेट गोल यही होता, तो मैं वही काम करता ना, फिर मैं ये काम क्यों करता? आधे घंटे बाद देखते ना, ठीक है ना सर। तो कहने का मतलब ये है, तो जो आपको लिख रहा है ना, ये आपको हिंदी में देखिए, शब्दों से डरना छोड़िए। जैसे लिखा है ना, कंडक्ट रेंडरिंग इट्स फॉल्सहुड इम्प्रोबेबल, उसकी असत्यता को अनअधिसंभाव्य कर देता है। मतलब उसने जो जो स्टेटमेंट बताया, सुनार हो गया या फिर मैं हो गया, हमने जो स्टेटमेंट बताया उससे सर ईमानदारी प्रदर्शित हो रही है। बात समझ में आई? जैसे मान लीजिए एक आदमी को पर्स मिला, अब उस आदमी को जब पर्स मिला तो उस आदमी ने बहुत ढूंढने की कोशिश करी, पर्स में कोई आइडेंटिटी कार्ड था नहीं। उसने जगह जगह ढूंढा, जगह जगह पूछा कि यार किसी का पर्स मिला तो बता देना, इसमें इतने रुपए मेरे को मिले हैं। उसने ही ट्राइड अलॉट टू फाइंड द रियल ओनर, लेकिन उसको नहीं मिला। लेकिन एक दिन पता चलता है कि भैया उसी के ऊपर क्या हो गई है, एफआईआर हो गई है। और किस लिए एफआईआर हो गई है? कि उसने डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएट किया उस प्रॉपर्टी को। मान लीजिए एक बच्चा मिला आपको, पुलिस स्टेशन लेके गए आप बच्चे को, पुलिस कह रहे हैं कि अरे अपने पास रखो, अपने नाम पता दे जाओ, रिपोर्ट आएगी तो बुला लेंगे आपको। उन्होंने क्या बोला? अब आपने क्या किया, उस बच्चे को यार रख लिया, आप भी समृद्ध थे, कैपेबल थे सोसाइटी में, आपने उस बच्चे को अपने पास रखा। और पुलिस स्टेशन हर महीने पूछते कि क्या हुआ क्या हुआ, हर 2 महीने पूछते क्या हुआ क्या हुआ। ऐसे भैया साल, महीने, 2 महीने, 3 साल, 4 साल हो गए। आपने उस बच्चे को पढ़ाने लिखाना शुरू किया कि चलो इसके माँ बाप तो मिलेंगे जब मिलेंगे, लेकिन इसको पढ़ा लिखा के एक अच्छा इंसान बनाया जाए। 10 साल बाद मालूम पड़ता है कि आपके ऊपर किडनैपिंग का केस हो गया है। बात समझ में आ रही है? तो आप वो सब चीजें बता रहे हो कि देखो सर, ये फर्स्ट कंप्लेन जो मैंने दी थी पुलिस स्टेशन में कि मुझे एक बच्चा मिला है, ये सेकंड कंप्लेन, ये इतनी बार इंक्वायरी करने गया मैं, ये सर इसकी बच्चे की फीस, ये सर मैं तो बिल्कुल ऑनेस्ट, मतलब आप पूरे सर्कमस्टांसेस अगर कोर्ट को बताएं तो कोर्ट को सिर्फ ये लगेगा कि नहीं यार सच बोल रहा है आदमी। इसको बोलते हैं रेंडरिंग इट्स फॉल्सहुड इम्प्रोबेबल। ये जो शब्द है ना इम, ये जो लिखा हुआ है ना आई एम, इम्प्रोबेबल के आगे दिखा हुआ है आपको आई एम, अगर मैं फॉल्सहुड प्रोबेबल कर दूं ना तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। फॉल्सहुड प्रोबेबल का करते क्या हो जाएगा, वो जो कह रहा है ना सब झूठ ही कह रहा है। समझ में आई? अगर वो अन अधि संभाव्य से मैंने अगर अन हटा दिया, देखिए एक बार डायरेक्ट में, हाँ, तो फॉल्सहुड प्रोबेबल हो जाएगा। तो फॉल्सहुड, समझ में आई बात? अगर मैंने फॉल्सहुड प्रोबेबल कर दिया इसको तो फिर दिक्कत हो जाएगी। समझ में आई बात? क्योंकि फिर क्या हो जाएगा, उसका मतलब असत्यता को संभाव्य बना देता है। मतलब असत्य क्या है, असत्य ही संभव है उसके केस में, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ लॉ। आप मेरे को पढ़ना सीखे, आपको लगेगा कि यार कुछ डिफिकल्ट नहीं है, कुछ टफ नहीं है, बट देयर इज ए प्रोसेस यार, वो 15 महीने का प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। अब कोई चाहता है आरजेएस बना दो सर 2 महीने में, आए थे ना कुछ बच्चे अपने पास में, सर 2 महीने में आरजेएस बना दो। हाँ, 2 महीने में कैसे आरजेएस बन जाओगे भैया? 2 महीने में मैं क्या, कोई नहीं आरजेएस बना सकता। या तो तुमने अपने कॉलेज में बहुत हार्डवर्क किया हो, तुम 3rd ईयर 4th ईयर 5th ईयर से लगा के पढ़ के आए हो, तो फिर मेरे पास रहे 3 4 5 6 महीने, बन जाओगे आरजेएस। लेकिन मेहनत जिंदगी में कभी करी नहीं, कोई ढंग के कॉलेज से पास आउट नहीं हो, ऐसे कॉलेज से पास आउट जिसको अटेंडेंस से कोई मतलब नहीं है। अब ऐसे कॉलेज से अगर आप एलएलबी करके आ रहे हो और सोचते हो कि मैं आपको लोग सिखा दूंगा 6 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, तो मेरे बस की नहीं है। मेरा यहाँ पे भैया देखो, मेरी जिम्मेदारी आरजेएस बनाने की वो नहीं है। मेरी जिम्मेदारी है एक अच्छा इंसान बनाने की, कानून पढ़ाने की, और लॉ में आपको उस प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग देने की। फिर जो तुम्हें इच्छा हो तुम वो बनो यार, तुम एडवोकेट बनो, तुम लॉ ऑफिसर बनो, तुम जज बनो, तुम हाईकोर्ट एडवोकेसी करो, तुम किसी ट्रिब्यूनल्स में डीआरटी में अपियर हो, तुमको जो करना है वो करो, लेकिन पहले लॉ पढ़ लो। अगर लॉ पढ़ में आता है तो फिर तुमको जो मने वो करो। और क्या, तो तुम्हारे जीवन का सपना है, एम चूज करना बच्चे को आना चाहिए। बच्चा अपना खुद एक एम ले, उसको चूज करे। लेकिन यही अगर सपना माँ बाप चाहते हैं इसलिए मैं बनना चाहता हूँ, तो तू कभी नहीं बन पाएगा बेटा। माँ बाप तो
अब आप क्या चाहते कहने चाहते, तुम्हारी इच्छा है बनने की तो तुम बनोगे, क्योंकि जो आपसे हार्डवर्क कराएगा, रिगरस हार्डवर्क कराएगा, वो खुद के सपने के लिए करता है आदमी। आदमी होता है स्वार्थी, खुद के सपने पूरे करने के लिए आदमी मेहनत करता है। माँ बाप ये चाहते हैं, ठीक है ना, ज्यादा। और अगर आप ये सोच के करते हैं तो कल एक से मिलके आया था मैं, वो बहुत एक स्टूडेंट ही थे, शी वॉज इन हाईली डिप्रेशन। उस दिन मिलके आया मैं, घर वालों का फोन आया था कि एक बार मिलिए। बहुत ज्यादा डिप्रेशन जब से आरजीएस में फेल हुए हैं। तो मैंने कहा आरजीएस के लिए डिप्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, लो अच्छे से पढ़ लीजिए, जो जो इच्छा होगी भगवान सब अच्छी जगह पहुंचा देगा। चलिए अब देखिए इसके दो, इसके इलस्ट्रेशन देखिए। एक तो इसका इलस्ट्रेशन देखिए एक्सेप्शन 2 का, इसमें वो और लिखी है, अभी इसमें और लिखी है, this exception enable a person to prove the statement, this exception enables a person to prove his statement as to his state of mind, as to his, this exception enables a person to prove his statement as to his state of mind or body, state of mind or body, state of mind or body। ये अपवाद, ये अपवाद, ये अपवाद व्यक्ति को, ये अपवाद व्यक्ति को, ये अपवाद व्यक्ति को स्वयं के शरीर की दशा, स्वयं के शरीर की दशा या मन की दशा, स्वयं के शरीर की दशा या मन की दशा, या मन की दशा, मन की दशा, मन की दशा के बारे में दिए गए कथन को, के बारे में दिए गए कथन को साबित किए जाने के लिए सशक्त बनाती है, साबित किए जाने के लिए सशक्त बनाती है, साबित किए जाने के लिए सशक्त बनाती है। क्योंकि देखिए साबित तो तभी करने देगा ना जब कोर्ट अलाउ करेगा आपको, और कोर्ट अलाउ यहाँ पे आपको कोर्ट अलाउ कर देगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप ये बुक बात बोलोगे तो कोर्ट मान ही लेगा, आपको साबित करने के लिए कोर्ट अलाउ कर देगा कि हाँ चलो ठीक है, आप साबित कर लो अपनी बात। तूने 17,800 में दिया उसको सोना, तेरे पास का सबूत है 17,800 में दिया है, कोर्ट पूछेगा ना कि सुनार साहब बताइए क्या सबूत है, 17,800 में बेचा है सोना, तो सुनार साहब को देना पड़ेगा ना कुछ। सुनार साहब ले आए कागज की पर्ची लिख के, देखो 17,800, नहीं नहीं ऐसा नहीं, कुछ ठोस तो दिखा है, हम मानते नहीं कि क्या है पर्ची। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो या चेक हो जो उसने वहां किया हो, और आपको लगता है कि चोर चेक लेगा ऑनलाइन लेगा? हाँ चोक ले, अकाउंट में तो कुछ भी लिख दे। और याद करो अकाउंट्स को पढ़ाते वक्त मैंने एक और लाइन लिखवाई थी कि अगर आप अकाउंट्स की बात करते हैं तो सिर्फ अकाउंट ही सिंगल एविडेंस नहीं होना चाहिए, अकाउंट के साथ और भी एविडेंस होने चाहिए। तो फिर आप इसी बात क्यों कर रहे हैं? याद करो, अभी मैडम कह रही, मैडम का सवाल है कि अकाउंट्स भी तो दिखा सकता है वो आदमी कि मैंने अकाउंट में देखो एंट्री करी इसको तेरे रुपए देके, तो अकाउंट कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं होता। सेक्शन 28 का एक्सेप्शन देख लीजिए एक बार जाके, यही बात लिखी हुई है। 28 का एविडेंस देखिए, संपुष्ट साक्ष्य की आवश्यकता होती है, कोरोबरेटिव एविडेंसेस चाहिए, सिंगल सोल एविडेंसेस नहीं होते अकाउंट्स में। तो लो बहुत इंटरेस्टिंग है, नहीं है? बहुत इंटरेस्टिंग है, मजेदार है ना लो। सिंगल एविडेंस थोड़ी देंगे कि आप, अरे सुनार ने तो अपने हिसाब से अकाउंट में एंट्री कर ली होगी, तुम्हें क्या पता? लिखा हुआ है 28 में, आगे लिखिए, आगे लिखिए। आगे लिखिए, आगे लिखिए। Where the question, where the question with respect to, where the question with respect to, where the question with respect to, where the question with respect to receiving stolen goods, receiving stolen goods, जहां कहीं भी प्रश्न ये है कि, जहां कहीं भी प्रश्न ये है कि, जहां कहीं भी प्रश्न ये है कि चोरी में अभिप्राप्त,
कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के समक्ष है। यहाँ भी प्रश्न ये है कि चोरी में भी प्राप्त कोई संपत्ति, अब चोरी में प्राप्त कोई संपत्ति व्यक्ति के समक्ष है, then person can give evidences of those statement, then person give evidences of those statement, तो व्यक्ति उन कथनों के बारे में साक्ष्य दे सकता है, तो व्यक्ति उन कथनों के बारे में साक्ष्य दे सकता है, then the person give evidences about those statements where he wants to prove that his act is without guilty knowledge, साक्ष्य दे सकता है कि उसके द्वारा किया गया कृत्य बिना आपराधिक ज्ञान के था, क्योंकि आपराधिक ज्ञान के अगर होता तो फिर 70,800 थोड़ी देता। समझ में आई बात? इलस्ट्रेशन, इसका इलस्ट्रेशन है डी और ई, इसमें दो इलस्ट्रेशन हैं, डी और ई दोनों देख लीजिएगा, ठीक है ना सर। सेम बात है, डी बात करता है किसके बारे में, चोरी वाली संपत्ति के बारे में, और ई किसके बारे में बात करता है कि नोट मिले उसके पास में से, जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, ठीक है ना। दोनों इलस्ट्रेशन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। एक हेडिंग डालिए, अपवाद 3, एक्सेप्शन 3, इसमें लिखिए an admission may be proved by कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से साबित की जा सकेगी an admission may be proved by or on behalf of the person making it if it is relevant otherwise then as an admission कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से साबित की जा सकेगी यदि वह स्वीकृति के रूप में नहीं किंतु अन्यत्र सुसंगत है। अब देखिए, हम बात कर रहे थे रिलेवेंसी की, मैंने बात की थी सुसंगतता की। सर इस रिलेवेंसी दी हुई 4 से लेकर 50 में, अगर कोई चीज 4 से लेकर 14 में और 26 से 50 में रिलेवेंट है तो वो चीज यहाँ पे एडमिशन बन सकती है, उसको एडमिशन बनाया जा सकता है, ठीक है। कैसे, अब वो समझिए। कहने का मतलब ये है सर, अर्लियर पहले भारतीय साक्ष्य मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन थे 6 से लेकर 55 तक थे, 6 से 55 में जाते थे, लेकिन अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहां से कहां तक है सर, 4 से 50। ये कह रहा है कि स्वीकृति वाले पार्ट को छोड़ दो। स्वीकृति कहां से कहां तक है सर, 15 से, ये है स्वीकृति, इस पार्ट को छोड़ दिया जाए। बीच वाले पार्ट 22, 23, 24 वो अलग है, उसको नहीं डिस्कस करोगे, वो बिल्कुल अलग पार्ट है। 15 से 21 और 25 में टेक्निकली देखा जाए तो 15 से 25 वाला जो पार्ट है वो क्या है सर, स्वीकृति। तो ये कह रहा है कि स्वीकृति वाला पार्ट छोड़ दो, उसके अन्यथा अगर सुसंगत है, लिखा हुआ है ना उसने, इफ इट इज रिलेवेंट अदरवाइज देन एज एडमिशन, मतलब एडमिशन के अलावा कहीं रिलेवेंट अगर हो रहा है वो, तो आप उसको एडमिशन कर सकते हो। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको इसका एग्जाम्पल समझते हैं, उसके एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक बार सेक्शन 6 निकाल लीजिए, सेक्शन 6 का आप इलस्ट्रेशन देखिए, कौन सा इलस्ट्रेशन था जी। जैसे उस आदमी ने बोला कि भैया उस आदमी का पैसा तूने खाया हुआ है, उस आदमी का इसने पैसा रोका हुआ है, इसको पैसा मत दीजिएगा, इतना सुनते वो वहां से चुपचाप निकल गया।
इलस्ट्रेशन जी हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अब इसमें इस केस में क्या होता है सर, ए ने बी से ऑलरेडी पैसा लिया हुआ है, ए ने बी से ऑलरेडी पैसा लिया हुआ है। देखिए इधर, अरे देखिए इधर शुभम, अभिषेक, देखिए इधर, उसको बाद में समझना। देखो इधर ऑलरेडी एक पैसा लिया हुआ है, सब लोग देखिएगा, और ये इसके पैसे वापस नहीं दे रहा। लेकिन ये क्या है, अब जो उधारी में जीते हैं वो उधारी में ऐसे जीते हैं कि एक से पैसा लिया, फिर दूसरे से लिया, दूसरे से लिया, पहले को दिया, पहले से दिया, तीसरे को दिया। इस तरह से जीवन होता है। और यही आजकल मॉडर्न जमाने में इसको कहते हैं क्रेडिट कार्ड पे जीवन जीना। इस क्रेडिट कार्ड का बिल उस क्रेडिट कार्ड में चुकाया, उस क्रेडिट कार्ड का बिल उस क्रेडिट कार्ड में चुकाया, और इससे तीसरा क्रेडिट कार्ड लिया, तीसरे क्रेडिट कार्ड में दूसरे क्रेडिट कार्ड में चुकाया। सेम वही लोग थे, लेकिन अब वो लोग क्या हो गए हैं, अपडेटेड हो गए हैं क्रेडिट कार्ड में। अब वो किसी से मांगते नहीं है, वो बैंक से मांगते हैं सीधा। होते ना, एक बैंक, एक क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 1 लाख रुपए, दूसरी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50,000 रुपए, तो 50,000 उड़ाएंगे, 1 लाख का, 1 लाख वाले लिमिट को इधर ट्रांसफर करेंगे। अरे भैया पेमेंट की साइकिल होती है 45 दिन की। क्रेडिट कार्ड 1, क्रेडिट कार्ड 2, इसकी लिमिट है 50,000, इसकी लिमिट है, घर बैठे रहो, कुछ नहीं करना, मैं बता रहा हूँ, बहुत आसान काम। तुमने 50,000 खर्च किए, आज क्या तारीख है, मान लीजिए आज 1 जनवरी है, तो मतलब कहने का मतलब 45 दिन अगर काउंट करोगे तो 15 फरवरी तक तुम्हें 50,000 रुपए देने। तुम्हारे पास एक और क्रेडिट कार्ड है, तुमने क्या किया, 1 लाख रुपए 50,000 इधर भरे, 45 दिन का काम है ना, तो महीने के 45 दिन की आपने इसमें ले लिया। फिर इसके मतलब 15 फरवरी से आपने वापस पैसा निकाला, तो फरवरी मार्च, तो मतलब आपको 1 अप्रैल के दिन वापस इस कार्ड में कितने रुपए भरने हैं, 1 लाख रुपए में से 50,000 है ना, तो 50,000 आप फिर इसमें डाल देंगे, फिर 50,000 इधर से इधर, फिर 1 लाख के फिर वापस 50,000 इसमें ले लेंगे। दोबारा समझाता हूँ, समझ में नहीं आई हुई गणित ना। अरे 50,000 बहुत होते हैं जीवन जीने के लिए, गांव में रखे अय्याशी की जिंदगी है। 50,000, 50,000 तो बहुत होते हैं। सुनो तो, अरे फ्री भी नहीं मिले तो 50,000 बहुत होते हैं। एक 50,000 है, एक क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए है। सुना तो 50,000 लिए तुमने, जो 15 फरवरी तक तुम्हारे चल गए। क्या क्या बता रहा हूँ। फिर मान लीजिए 45 दिन की लिमिट है ना, तो तुमने क्या किया, 1 लाख रुपए की इधर डाल दिए थे, 50,000 रुपए, फिर 50,000 इधर है, तो तुमने 50,000 भरे थे 15 फरवरी को इधर में, उस 50 लाख को तुम 1 अप्रैल को वापस इस 1 लाख को पूरा कर दोगे, फिर वापस उसकी नेक्स्ट डेट आ जाएगी, इसकी वापस 50, इसकी वापस 15 दिन, 45 दिन फिर से मिलेंगे आपको। तो कहने का मतलब ये है कि 2 क्रेडिट कार्ड हो अच्छी लिमिट के तो जीवन निवापन हो सकता है। लेकिन ये एक था हमारा 1872 का, अगर अभी कोई भारतीय साक्षी अधिनियम में बनाते तो नया क्रेडिट कार्ड वाले बनना चाहिए था इनको, इलस्ट्रेशन। समझ में आई। अभी इस इलस्ट्रेशन में होता क्या है, ए ने सिर्फ बी से पैसा लिया हुआ है, अभी बी का पैसा दे नहीं रहा, फिर वापस चला जाता है सी के पास, भाई तू पे पैसा दे दे, तभी इसको डी आके बोलता है कि इसने ऑलरेडी पैसा खाया हुआ है बी का, पैसा मत देना। इतना सुनते ही भैया ए मायूस सा चेहरा लेके चला जाता है, मायूस हो जाएगा ना, इसको स्कीम पता है मेरी। ये सेम रिलेशन है। तो अगर आप देखेंगे तो सर ये चीज जो है, ये चीज कहां पे रिलेवेंट हो गई, कहां पे सुसंगत हो गई, है तो ये स्वीकृति ना, कि पार्टी अगर चुपचाप चली जा रही है तो ये भी कंडक्ट ही है। अगर पक्षकार अपने आचरण से बता कोई चीज को स्वीकृत कर रहा है, उसको बोलना चाहिए था ना कि नहीं नहीं ऐसे कैसे आरोप लगा रहे हो, मैंने किसी के पैसे नहीं खाए हुए, पैसे खाए हुए तभी तो चुपचाप चला गया। और आजकल तो इतने नालायक लोग हैं, पैसे भी खाते और बसबाजी भी करते हैं। होता है ना, कैसे कैसे कह दिया, उससे लिए, तुमसे लिए क्या, तुम लोग मेरे ऊपर क्यों कह रहे हो। आजकल का जमाना कुछ अलग है, लेकिन बट ठीक है। द थिंग इज, हमें समझना ये है कि जो स्वीकृति होती है, जो एडमिशन होता है, वो कभी कभी कंडक्ट के थ्रू भी होता है, आचरण के माध्यम से भी होता है, जो मैंने पहले पढ़ा दिया और लिखवा भी दिया आप लोगों को, वो सेम चीज है यहाँ पे। ठीक है ना सर। आप चाहो तो सेक्शन 6 का इलस्ट्रेशन जी, दृष्टांत जी का एग्जाम्पल यहाँ नोट कर लेना। ठीक है ना। चलिए, यहां पे होता है आपका टॉपिक खत्म, सेक्शन 21 वाला। ठीक है ना, आपका टॉपिक होता है यहां खत्म। अब 22 में आइए। सर क्या बोलता है 20 सेक्शन, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है दो पार्टीज के बीच में, इसको समझिए।
व्हेन ओरल एडमिशन इज टू कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर रिलेवेंट। जैसे मान लीजिए और समझने की कोशिश कीजिएगा, मान लीजिए दस्तावेज है पक्षकार के मध्य, सपोज देयर इज ए डॉक्यूमेंट, और ये डॉक्यूमेंट है, ये ए और बीच का कोई डॉक्यूमेंट है, ए और बी के बीच में कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब दो पार्टीज है, उनके बीच में एक डॉक्यूमेंट है, और इसके सर ये इसको हम बोलते हैं कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दस्तावेज की अंतर वस्तु, इसको बोलते हैं कंटेंट। भाई अंदर क्या लिखा है उसको कहते हैं कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, दस्तावेज की अंतर वस्तु, जो चीज के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। दीज आर द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। अब ऐसा है, ए ने क्या किया सर, कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में सी को बताया, ए ने ओरली बताया, किसको, ए ने ओरली सी को बताया, मतलब सी मान लीजिए इसकी वाइफ है, ए की पत्नी कौन है, सी। इसने बताया कि हमारे बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ए और बी के बीच में हमारे बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ओरली बताया कि उसके अंदर ये सब बातें लिखी हुई थी, ठीक है। क्या बताया कि सब बातें हमारे बीच में लिखी हुई थी। कल को मान लीजिए दोनों पार्टीज में केस हो जाता है, दोनों पार्टीज में क्या होता है सर, केस हो जाता है, ठीक है। तो आप बताइए, क्या सी आके, इसकी वाइफ आके कोई एडमिशन कर सकती है कि सर उस कंटेंट कैसे था डॉक्यूमेंट, क्या वो जो एडमिशन दे सकती है कुछ, क्या वो कोई कथन कर सकती है कोर्ट में आके, ये सवाल है। हाँ दे सकती है, लेकिन अलाउ होगा क्या? क्या सी ने खुद ने देखा है डॉक्यूमेंट? क्या सी ने खुद ने डॉक्यूमेंट देखा है? नहीं देखा खुद ने, उसने ओरली बताया उसको। हियर से वो हियर से एविडेंस हो जाएगा ना ये तो। लेकिन यहीं पे अगर सी ने खुद ने देखा होता डॉक्यूमेंट को साइन होते हुए, कि दिखाना क्या डॉक्यूमेंट साइन करे हो, ठीक है ओके साइन करो, तो स्टेटमेंट दे सकती थी डॉक्यूमेंट किसके रिगार्डिंग था, फिर वो ओरल एविडेंस दे सकती थी इसके रिगार्डिंग, हाँ दे सकती थी। बात समझ में आई? हम पढ़ेंगे इस सेक्शन में, सेक्शन 20 में, सेक्शन 20 में हम लोग देखेंगे इन चीजों के बारे में जहां पे ओरल एविडेंस की हम बात कर रहे हैं। जैसे दो केसेस होते हैं जहां पर पार्टी क्या कर सकती है सर, ओरल एविडेंसेस दे सकती है। पहला बात तो ये होती है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट किसी पार्टी ने देखा है निष्पादित होते हुए, एग्जीक्यूट होते हुए, तो उसके रिगार्डिंग वो एविडेंसेस दे सकती है। पहली बात तो ये समझिए। दूसरी बात ये समझिए कि जहां पे भी जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट, कि दस्तावेज असली है या नकली, उसके रिगार्डिंग भी पार्टीज एविडेंसेस दे सकती है। बात समझ में आई? सेक्शन अर्लियर इट वाज सेक्शन 65, पहले क्या था ये, सेक्शन 65 था। आप इसको देखिए एक बार, और अभी क्या सेक्शन है, अर्लियर इट वाज सेक्शन 65, अब ये 60, सेक्शन 60 में निकालिए, सेक्शन 60 में आइए प्लीज। सिक्सटी बोलता है सेकेंडरी एविडेंस में बी गिवन, ये बताता है सर कि सेकेंडरी एविडेंस कब कब दिए जा सकते हैं। 60 में आप आइए, 60 में आप आइए बी पॉइंट में, और एक बार आप आइए सेक्शन 58 में, सेक्शन 58 में आइए प्लीज, 58 में छठे पॉइंट में, ओरल एडमिशन में। क्या तो मैं इस टॉपिक को पीछे वाले इन टॉपिक तक पढ़ाऊं, 60, 65, 61, 58 से स्टार्ट कर पढ़ाता हूं इसको मैं ना, इसको मैं या तो मैं 58, 59, 60 के साथ में पढ़ाऊंगा इसको, यहाँ पे नहीं पढ़ाऊं, क्योंकि देखिए जहाँ पे हम बात कर रहे हैं 22 की बात कर रहे हैं, तो सेक्शन 22 जो है ये डिक्लेयर करता है कि एडमिशंस किन किन केसेस में हम और भी कर सकते हैं, पार्टीज ओरल एविडेंसेस कहाँ कर सकती है, ओरल एडमिशंस कहाँ हो सकते हैं, मौखिक रूप से स्वीकृति किन किन मामलों में दी जा सकती है। अब मौखिक रूप से स्वीकृति वही दी जा सकती है सर जहां पे खुद ने पार्टी ने देखा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं,
सर ए और बी के बीच में एक मकान को बेचने का एक सेल का कोई केस था, ठीक है, और ये क्या है सर, एक सेल डीड है, ये एक विक्रय विलेख है। विक्रय विलेख होता है ना, मकान बेचने के लिए हम विक्रय विलेख करते हैं, ये वो है। यहाँ पे साइन है विटनेस नंबर 1 के, यहाँ पे साइन है विटनेस नंबर। कल को अगर मान लीजिए डॉक्यूमेंट गुम गया, नहीं मिल रहा है, दूसरी पार्टी ने अपने पास रख लिया है, कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, कोर्ट कह रहा है लेके आओ लेके आओ लेके आओ, लेकिन पार्टी नहीं लेके आ रही है, ये विटनेसेस आके टेस्टिमनी दे सकते हैं। मान लीजिए इस विटनेस का नाम है ए, इसका नाम है बी, तो ये लोग आके साक्ष्य दे सकते हैं, ये लोग आगे साक्ष्य दे सकते हैं न्यायालय के समक्ष, बताइए मुझे, आगे दे सकते हो? क्योंकि इन्होंने तो सर साइन करने के लिए पढ़ा है ना डॉक्यूमेंट को, क्या थर्ड पार्टी आके दे पाएगी? क्या थर्ड पार्टी आके साक्ष्य दे पाएगी? जैसे मैंने बोल दिया किसी को यार उस डॉक्यूमेंट में ये सब था, क्या फिर आप एविडेंस दे सकते हो इन दैट रिगार्ड? नहीं। ओरल एविडेंसेस अगर आप दे रहे हैं, ओरल एडमिशन अगर आप कोर्ट में कर रहे हैं, तो वो एडमिशन, वो स्वीकृति वो होनी चाहिए जो पक्षकार ने खुद ने देखी हो, पार्टी हिमसेल्फ सीन इट। जैसे मैं आपको, आप सेक्शन निकालिए, सेक्शन 64 है आई बिलीव, निकालिए एक बार। हैंड राइटिंग, उनकी हैंड राइटिंग देखेंगे ना, फिर साइन तो नहीं के किए हुए ना, फिर हैंड राइटिंग चेक करेंगे, अपन पढ़ेंगे इस चीज को ना, फिर हैंड राइटिंग देखो आप उसकी। अगर मान लीजिए विटनेसेस की, सर का सवाल है कि अगर विटनेसेस की डेथ हो गई तो फिर कैसे प्रूव करोगे उससे कि डॉक्यूमेंट जो था वो वैलिड था नहीं था? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, देखिए आप एक बार निकालिए। सिक्सटी 68 में पढ़िए, प्रूफ वेयर नो अटेस्टिंग विटनेस फाउंड। 68 में आपके सवाल का आंसर देते हैं, 68 में आइए। द सिग्नेचर ऑफ द पर्सन एग्जीक्यूटिंग डॉक्यूमेंट इज इन द हैंड राइटिंग ऑफ दैट पर्सन। अगर नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे सर, उसकी हैंड राइटिंग देखेंगे, अनुप्रम साक्षी का पता ना चले तब सबूत, उसके हस्तलेख देखेंगे आप, उसकी हैंड राइटिंग देखेंगे, क्या है, क्या हैंड राइटिंग है या नहीं है, क्या उसने साइन किया था। ठीक है, वी विल डिस्कस दिस टॉपिक लेटर ऑन, बाद के लिए छोड़ दें इस टॉपिक को। क्योंकि जब हम प्राइमरी, देखिए इसके लिए आपको प्राइमरी एविडेंस क्या होता है, सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, ये सब बताना पड़ेगा मुझे कि सेकेंडरी एविडेंसेस में क्या क्या परिस्थिति है। जैसे प्राथमिक साक्ष्य, द्वितीयक साक्ष्य मुझे बताना पड़ेगा कि प्राइमरी एविडेंस क्या होता है, सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है। ओरल अकाउंट, ओरल जो होते हैं, मौखिक रूप से आप कोई भी साक्ष्य दे रहे हैं, आप ओरल रूप से कोई भी एविडेंसेस अगर कोर्ट में दे रहे हैं, वो सिर्फ किन मामलों में दिए जा सकते हैं, सुनिएगा, वो सिर्फ उन मामलों में दिए जा सकते हैं, ये सिर्फ उन मामलों में आप देंगे जिन मामलों के अंतर्गत, सुनिएगा, जिन मामलों के अंतर्गत ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय हो चुका है, लॉस्ट हो चुका है, गुम चुका है, मतलब प्राइमरी एविडेंस नहीं है, वहां पे आप क्या देंगे, सेकेंडरी एविडेंस। इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, इसको मैं यहाँ पे स्किप करता हूँ, इस टॉपिक को, इसको हम पीछे वाले सेक्शंस के साथ में कवर अप करेंगे। ठीक है, आप चाहें तो सेक्शन 56, 57, 58 के वहां पे आप लिख सकते हैं कि ये सेक्शन बाकी है, मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा, मेरिट में आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है सर, विटनेसेस तो ओरल एविडेंस देता है, विटनेसेस ओरल एविडेंस देता है, विटनेसेस ओरल एविडेंस देते हैं, लेकिन वो विटनेस डायरेक्ट होता है। विटनेस क्या होता है, डायरेक्ट। और एक और बात याद रखना, अभी इनको लोग, अभी क्या है ना, उस आप लोग बहुत उस स्टेज पर हैं, एक बात याद रखिए, जब कभी भी कोई भी चीज डॉक्यूमेंट में है, कोई भी अगर क्वेश्चन जिसके ऊपर चल रहा है, अगर वो दस्तावेज के रूप में है, तो मौखिक साक्ष्य नहीं दिए जाते, ओरल एविडेंस नहीं होता उसके लिए हमेशा रिटर्न एविडेंस देना होता है। 94, 95। अब ओरल एविडेंसेस भी होते हैं, लेकिन ओरल एविडेंसेस किन के लिए होते हैं, वो दस्तावेज को साबित करने के लिए नहीं होते, वो दस्तावेज की अंतर्वस्तु के लिए नहीं है। ओरल एविडेंस जो भी होंगे ना सर, कोई आ रहा है मौखिक साक्ष्य देने, वो इसको साबित करने के लिए नहीं आ रहा है। अगर आपको इसके डॉक्यूमेंट के अंदर क्या लिखा है ये साबित करना है ना सर, इसके लिए तो डेटा नहीं देना पड़ेगा। कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए आपको क्या चाहिए सर, सिर्फ और सिर्फ रिटर्न डॉक्यूमेंट ही चाहिए। समझ में आई? और ओरल एविडेंसेस भी आते हैं, ऐसी बात नहीं कि साक्षी नहीं आते हैं, विटनेसेस भी तो आते हैं, विटनेस आएगा तो वो ओरली बोलेगा,
लेकिन वो विटनेस आता है जिसने डायरेक्टली उस डॉक्यूमेंट को देखा है। अभी हम सब कब आएगा वो, कब नहीं आएगा वो, अगर डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय हो गया, लॉस्ट हो गया, दूसरी प्रॉपर्टी के पास, दूसरी पार्टी के पास में है, वो डॉक्यूमेंट वो लेके नहीं आ रही, कोर्ट में प्रेजेंट नहीं कर रही डॉक्यूमेंट, तब जाके वो विटनेस आके देता है, तब जाके जो जिसने साइन किया ना नीचे, वो आके बताएगा कि सर उसमें डॉक्यूमेंट में ऐसा था। ठीक है, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल से अपना कन्फेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और हाँ बैठिएगा अभी, ठीक है ना, जाने की जरूरत नहीं है कुछ।